Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जनाब। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का? लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का? नहीं है कोई सवाल? स्टार्ट करूँ मैं आगे? मैं हाँ बहुत बिज़ी था आज। कल एक्सप्रेस बैच है, उसकी ओरिएंटेशन और काम में बहुत बिज़ी था और इंतहा का शदीद थका भी हुआ इस वक्त। डैट्स वाई R1 नहीं करवाई और टैक्स में लेट हुआ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और अब जो हमारा सेकंड लास्ट एरिया, मतलब लास्ट समझें आप, जो मेन कंसेप्ट है और जो इम्पोर्टेंट तरीन कंसेप्ट है वो है हमारा एम्प्लॉय शेयर स्कीम का। मैं आपके सामने इसकी समरी से बनाऊंगा, आपने बस समरी याद रखनी है और बाकी इसमें आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी कहते हैं इसको हम स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो है वो भी कह रहे होते हैं। अब बेसिकली इसमें है क्या, ज़रा ध्यान से समझते जाइएगा और इन्जॉय करते जाइएगा साथ साथ कि आपने शेयर्स जो हैं वो ख़रीदने हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है शेयर ख़रीदने का कि आप जाके मार्केट से, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ से जाके अपने शेयर्स परचेज़ कर लें। जो भी मार्केट प्राइस होगी आप उसको उस मार्केट वैल्यू के ऊपर क्या कर लेंगे, शेयर्स को परचेज़ कर रहे होंगे। एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि आपका एम्प्लॉयर जिसके पास आप काम कर रहे हैं, जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आके कहता है एम्प्लॉय को कि यार मैं तुम्हें शेयर देना चाहता हूँ, तुम शेयर ले लो मेरे से। क्या कर रहा है एम्प्लॉयर जो है, वो शेयर्स जो है ऑफ़र कर रहा है एम्प्लॉय को कि भाईजान तुम आके मेरे से शेयर वगैरह जो है वो बाय कर लो। कहता है जी मार्केट वैल्यू जो है वो कितने की है शेयर्स की, 30 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें ये 20 रुपये का शेयर दे देता हूँ। मतलब मार्केट से सस्ती कीमत के ऊपर क्या किए जा रहे हैं, शेयर दिए जा रहे हैं। तो ये जो बेनिफिट दिया जा रहा होगा, ये जो इतनी रहम दिली दिखाई जा रही होगी, जो इतनी मेहरबानी दिखाई जा रही होगी, ये चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है बिकॉज ये बेनिफिट्स हैं। हम सैलरी पढ़ रहे हैं, सैलरी में हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई भी आपको अंडर एम्प्लॉयमेंटशिप बेनिफिट रिसीव हो रहा हो, अंडर एम्प्लॉयमेंटशिप पैसे मिल रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंटशिप कोई फ़ायदा मिल रहा है, इस रिलेशन से जो भी फ़ायदा मिलेगा आपको वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे जो आपको वो फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है वो हमने यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो लेके चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें स्टेप नंबर 1 आता है, डैट इज़ कि आपको ऑप्शन लेटर जो है
वो दिया जाता है कि जी राइट टू ऑप्शन भी कहते हैं इसको, कि आपको कंपनी जो है या जो आपका एम्प्लॉयर है वो ऑप्शन लेटर दे रहा है। आप इसको समझ सकते हैं जिस तरह अगर कोई स्कीम है, प्रॉपर्टी की स्कीम आती है कोई नई, एक सोसाइटी खुलती है, तो वो कहती है जी आए जी ये फॉर्म है जमा कराएं तो हम आपको सस्ते दाम में प्लॉट दे देंगे। सिमिलरली उसी वे में क्या करते हैं, ये आपको बुलाते हैं और कहते हैं भाईजान शेयर लेना चाहते हो, मार्केट में शेयर 30 रुपये का है, हम आपको दे देंगे 20 रुपये का शेयर, 30 का शेयर 20 में, 30 का शेयर 20 में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आवाज़ लग गई, सेल लग गई। तो ये आपको इनवाइट करते हैं, कहते हैं चाहिए ये जो लेटर है आपके पास ये है, इसके साथ फॉर्म अटैच है, इसको फिल करें, अपनी डिटेल्स लगाएं, जो रेलेवेंट फ़ी है वो जमा कराएं, आपको हम शेयर दे देंगे। तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको, ऑप्शन लेटर जो है वो इशू किया जाता है। ठीक है, अब जो ऑप्शन लेटर इशू किया जाता है, जब आपके पास ऑप्शन लेटर आ गया, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कि आप इस ऑप्शन लेटर को एक्सरसाइज कर लें। क्या कर लें, आप इस ऑप्शन लेटर को एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप उसकी डिटेल्स फिल करें, जो भी उसने रिक्वायर की थी, जो रेलिवेंट अमाउंट थी वो रेलिवेंट अमाउंट जमा करवाएं, आपको शेयर जो हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। दूसरा है कि जी आपके पास आपको ऑप्शन लेटर मिला है, आप कहते हैं यार कौन शेयर ले, हमारे तो पल्ले में नहीं पड़ते, ये किसी और को दे देते हैं। आप इस ऑप्शन लेटर को ही क्या कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बेच देते हैं। जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब आप इसको बेचते हैं, तो एट दैट टाइम आपने क्या करना है, अब आपने अपना बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। और वो कैसे कैलकुलेट होगा बेनिफिट, कि आप देखेंगे कि जो आपको कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी वो इसमें से आप लेस करवाएंगे कि कोई आपने अमाउंट पे की थी, कोई आपने अमाउंट वगैरह पे की हुई थी किसी भी किस्म की। ये समटाइम्स ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, समटाइम्स वो कहता है जी भाईजान ऑप्शन लेनी है, शेयर लेने का 2000 रुपये के ले लो, तो कोई आपने अमाउंट वगैरह पे की हुई थी इस ऑप्शन को एक्वायर करने की, वो लेस करवाएंगे। जो यहाँ पे गेन आएगा, जो यहाँ पे बेनिफिट होगा, ये जो गेन या ये जो बेनिफिट है, डैट विल बी एडिड इनटू योर सैलरी, एक इसका पार्ट बन जाएगा, ये आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। इसको हम ट्रीट करेंगे किसमें, इसको हम सैलरी में ट्रीट जो है वो कर रहे होंगे। तो देखें कहानी बड़ी सिंपल सी है कि आपको ऑप्शन मिली है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको बेच दें या उसको एक्सरसाइज कर लें। बेचेंगे तो जो मुनाफा होगा, जो गेन आएगा, जो बेनिफिट होगा, वो किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट जो है बन रहा होगा। अगर बेच दे तो कहानी ख़त्म होगी, अब कहानी इससे आगे जो है वो नहीं जा सकती। आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं बेचना, मुझे ऑप्शन मिल रही है, मैं तो ये शेयर लेके रहूँगा, और आप क्या करते हैं, आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब आपने तमाम अपनी डिटेल्स जो हैं फिल की, जो रेलेवेंट अमाउंट थी वो पे कर दी, आपने जमा करा दिया। अब जैसे ही आप जमा करवाएंगे तो कहानी चलेगी आगे स्टेप 2 की तरफ। जब आपने वो सारा फॉर्म, यू कैन से डैट इट इज़ जस्ट लाइक अ फॉर्म, कि सारा आपने फॉर्म जो है वो फिल कर दिया, और सारा फॉर्म फिल करके आपने सबमिट कर दिया। जब आपने सारा फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया, अब चली जाएगी कहानी किसके पास, कंपनी के पास, आपके एम्प्लॉयर के पास। और वो कहानी किससे रिलेट कर रही है, अब इश्यूएंस ऑफ शेयर्स किसकी है, इश्यूएंस ऑफ शेयर की, कि अब कंपनी के पास तमाम डाटा आ गया जी, फलाने 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 बंदे ने हमें ये स्कीम जमा करा दी, अब लेटर दे दी है, अब हमने क्या करने हैं, हमने इनको शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं। अब जब शेयर इशू करने की बात आएगी, जब शेयर इशू करने की बात आएगी, तो रिमेंबर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स जो इशू हो सकते हैं। एक है हमारे जिन्हें हम कहते हैं ओपन शेयर्स, ओपन शेयर्स भी कहलाते हैं, और ये हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड शेयर्स भी कहलाते हैं। और दूसरे जो हैं हमारे वो हैं जनाब रिस्ट्रिक्टेड शेयर। वो क्या है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं। ये दो तरह के शेयर्स जो हैं वो क्या किए जा रहे होते हैं, हमें ऑफ़र किए जा रहे होते हैं।
जब कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तो कंपनी दो तरह के शेयर जो हैं वो क्या कर रही होती है, इशू जो है वो कर रही होती है। या तो ओपन शेयर्स होंगे या क्या होंगे, रिस्ट्रिक्टेड शेयर। ओपन शेयर्स का मतलब क्या है कि जैसे ही आपको शेयर्स मिले आपके हो गए, आप इसको क्या कर सकते हैं, फौरी तौर के ऊपर सेल कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जैसे ही मिलेंगे आप इन्हें क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो जब आपको ओपन शेयर्स मिलेंगे, जिस डेट के ऊपर कंपनी ट्रांसफ़र करेगी, वो जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र होगी उसके ऊपर क्या करना है, आपने बेनिफिट कैलकुलेट करना है। जिस दिन ओपन शेयर्स मिलेंगे, जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र होगी उस दिन आपने क्या करना है, बेनिफिट कैलकुलेट करना है। और वो कैसे होगा, रिमेंबर हम देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट ट्रांसफ़र डेट, कि जिस दिन शेयर ट्रांसफ़र हुए थे एट दैट टाइम एट दैट डे क्या वैल्यू थी वो, इसमें से लेस करवा देंगे हम कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कि मैंने एक शेयर की कितनी कीमत पे की है, क्या मेरी कॉस्ट थी, मैं वो इसमें से लेस करवाऊँगा। और इसके अलावा कि अगर मैंने ऑप्शन ली थी और अगर मैंने कोई ऑप्शन की कॉस्ट पे की थी, वो भी इसमें क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास मुनाफा आएगा, सॉरी बेनिफिट आएगा, डैट बेनिफिट विल बी अ पार्ट ऑफ सैलरी। हम इसको किस में ट्रीट करेंगे, हम इस बेनिफिट को अपनी सैलरी में ट्रीट कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये है तरीक़ेकार बेनिफिट कैलकुलेट करने का, कि जिस दिन शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे उस दिन की देखें फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उस पर कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करें, जो बेनिफिट होगा वो किसका पार्ट बन जाएगा, आपकी सैलरी का पार्ट जो है बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब दूसरे हैं जी हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड शेयर। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का मतलब क्या है कि इन शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपके ऊपर पाबंदी लगा दी है। क्या मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेयर इशू होते हैं आपके पास, आपको कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है 1 अगस्त 2024 को, और कंपनी कह देती है कि 1 साल तक आपने शेयर नहीं बेचने। मतलब उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने 31 जुलाई 2025 तक शेयर नहीं बेचने, ये पाबंदी लगा दी आपके ऊपर। तो अगर इस तरह के शेयर्स हों, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स जो हैं वो कहला रहे होते हैं। कि शेयर्स तो हमें मिल गए हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि पाबंदी लगा दी है, शेयर्स मेरे पास हैं बट रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं अभी इनका एक मालिक नहीं हूँ। मालिक उस वक्त होता है जब आपके पास बेचने का राइट, आपके पास राइट टू डिस्पोज है। मेरे पास यहाँ पर राइट टू डिस्पोज है ही नहीं, पाबंदी लग गई है मेरे ऊपर, ये है रिस्ट्रिक्टेड शेयर। अब जब रिस्ट्रिक्टेड शेयर इशू होते हैं हमारे पास, तो इन रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स की भी आगे से दो कहानियां निकलती हैं। क्या कि आप ज़रा हैं बेसब्रे, आप में सब्र नहीं है, और दूसरे जो हैं आप क्या हैं, साबिर हैं। बेसब्रे का मतलब क्या है, आप कहते हैं यार रिस्ट्रिक्शन है, कौन इतना वेट करे। आप क्या कर देते हैं, आप इनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बिफोर अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि अभी आपकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म ही नहीं हुई और आप उससे पहले ही क्या कर रहे हैं, आप डिस्पोज ऑफ कर, कहते हैं भाई इतना कौन वेट करे, मुझसे तो इतना इंतज़ार नहीं होता, आप उन्हें बेच देते हैं। अगर आप डिस्पोजल कर देते हैं बिफोर अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो रिमेंबर
हम यहाँ पे डिस्पोजल के लिए गेन कैलकुलेट करेंगे। और वो गेन क्या होगा कि वो जो आपको कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी, जो अमाउंट मिलेगी, वो इसमें से लेस करवाएंगे हम कॉस्ट ऑफ शेयर्स और जो ऑप्शन आपने ली थी अगर उसकी कोई कॉस्ट वगैरह पे की थी वो लेस करवाएंगे। जो गेन आएगा रिमेंबर वो किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। वो किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। बिकेम, इसके अलावा पूरे टैक्स में जब भी शेयर बिकता है वो कैपिटल गेन का पार्ट बनता है। लेकिन ये वाहिद शेयर्स हैं कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने से पहले बिक गए, जो भी गेन होगा वो किसका पार्ट बनेगा, वो आपकी सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। और दूसरा है कि आप वेट करते हैं, आप वेट करते हैं फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आप वेट करते हैं फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सब्र करते हैं, इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार का फल तो वैसे बड़ा मीठा होता है। डेट आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। जिस दिन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी हम उस डेट के ऊपर क्या करेंगे, इसका बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू एट अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि जिस दिन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो रही है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, इसमें से हमने लेस करवानी है क्या, वही कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कि मैंने कितने के शेयर्स लिए थे और जो मैंने ऑप्शन ली होगी उस ऑप्शन की जो कॉस्ट होगी वो मैंने लेस करवानी है। जो भी बेनिफिट आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। तो ये सारी कहानी है मेरी एम्प्लॉय शेयर स्कीम की, तो यहाँ पे चल रही होती है। वापस आते हैं हम, देखिए जी सिंपल सी बात है, कहानी का आगाज़ होगा कब, जब आपको ऑप्शन लेटर मिलेगा। जब आपको ऑप्शन लेटर मिलेगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर ऑप्शन को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं आप, तो जो भी बेनिफिट आएगा, मतलब जो कंसिडरेशन रिसीव माइनस अमाउंट पेड, जो बेनिफिट होगा वो किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अब कहते हैं नहीं मुझे शेयर्स चाहिए, आप उस एक्सरसाइज करते हैं, जो भी अमाउंट है आप जमा कराते हैं और आप शेयर्स मिलने का इंतज़ार करते हैं। अब जब कंपनी शेयर इशू करेगी, कंपनी दो तरह के शेयर इशू कर सकती है आपको। एक आपके कहलाएंगे जो होंगे ओपन शेयर्स और दूसरे कौन से कहलाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड शेयर। ओपन शेयर्स का मतलब क्या है, जैसे ही आपको शेयर इशू किए गए, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगी हुई, उसी वक्त आप इन्हें क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जिस दिन कंपनी ट्रांसफ़र करेगी एट दैट टाइम आप क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करेंगे, जो बेनिफिट होगा उसका पार्ट बना देंगे, आप अपनी सैलरी का पार्ट बना देंगे। ठीक है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स कंपनी देती है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप इन शेयर्स को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले नहीं बेच सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। कि यदि कंपनी कहती है भाई हम आपको मुफ्त में शेयर दे रहे हैं या फ्री में शेयर दे रहे हैं या सस्ते शेयर दे रहे हैं, ये थोड़ी आप अभी शेयर दें उठा के बेच जाओ, चुप करके बैठे रहो 5 साल, तो आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर मिलेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, या तो आप वेट करेंगे रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने का, या आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार एक मिनट हम से बर्दाश्त नहीं होता, हम इसको बेच देते हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने से पहले शेयर को बेचते हैं, अगर आप रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने के पहले शेयर को बेचते हैं, तो जो भी गेन आएगा वो क्या होगा, कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, जो भी गेन आएगा किसका पार्ट बन जाएगा, आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। वो आप कहते हैं नहीं जी मैं तो वेट करूँगा, मैं तो वेट करना ही करना है, मुझे बड़ा शौक है इंतज़ार करने का। फ़ायदा नहीं होता इंतज़ार करने का, मूव ऑन करना चाहिए। खैर आप वेट करते हैं रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट करने का, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस होगी और बाकी जो बेनिफिट है वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है ना, रिमेंबर जिस दिन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है बेसिकली उस दिन ही आपके फ्री शेयर्स ही बन जाते हैं। जब तक रिस्ट्रिक्शन थी रिस्ट्रिक्टेड शेयर थे,
जिस दिन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई उस दिन ये भी आपके लिए क्या कंसिडर होते हैं, फ्री शेयर्स हैं। अब आप इन्हें क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बेच सकते हैं। तो पेपर में आपको या तो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स गिवन होंगे या ओपन शेयर्स गिवन होंगे। आपने इस तरह इसका बेनिफिट निकालना है और आपने इसको अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट जो है वो बना लेना है। गॉट इट? और तीसरी कहानी जो है स्टेप, वो है डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। वो किसका है? डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का। व्हाट डज इट मीन्स कि शेयर भाई आपके हो गए हैं, आपके शेयर्स हैं, आप इन शेयर्स के मालिक हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है, ओपन शेयर्स से बेनिफिट मिल गया, अब आप इन शेयर्स को बेच रहे हैं। रिमेंबर जो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स हैं ये वही हैं जो हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में पढ़ के आ चुके हैं। ये क्या है? ये वही है जो हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में पढ़ चुके हैं। तो हम कैपिटल गेन के मुताबिक या तो ये सिक्योरिटीज़ होंगी, 37A का पार्ट बनेंगी, या किसका पार्ट बनेंगी, 37 का पार्ट बन रही होगी। हम उसी तरह जो पढ़ के आए हैं वो गेन निकालेंगे, वही होगा जी मेरे पास कंसिडरेशन रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू जो हायर अमाउंट होगी वो हम लेंगे। इसमें से हम लेस करवा देंगे जो मेरी कॉस्ट ऑफ शेयर्स थी, मैंने कितने के शेयर्स ख़रीदे थे वो इसमें से हमने लेस करवाना है। जो मेरी ऑप्शन लेटर होगा, जो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन होगी, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। एक चीज़, एक और चीज़ हम लेस करवाएंगे, क्या? ये जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत हमने बेनिफिट ऐड किया था सैलरी में, ये वाला जो बेनिफिट हमने सैलरी में ऐड किया था जब हमें शेयर्स मिले थे, या यू कैन से डैट ये वाला बेनिफिट जो हमने सैलरी में ऐड किया था जब हमें शेयर्स मिले थे, ये वाला बेनिफिट भी हमने यहाँ पे क्या करवाना होता है, लेस करवाना होता है। इट इज़ द ओनली एडिशनल स्टेप जो हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब इसको यहाँ पे लेस करवाएंगे, तो लेस करवाने के बाद यहाँ पे या तो आपके पास गेन आ जाएगा या आपके पास लॉस आ जाएगा। ये गेन या ये लॉस जो है ये किसका पार्ट बनेगा, आपके कैपिटल गेन्स का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। तो ये कहानी है जो किससे मुंसलिक है, आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से मुंसलिक है, और यह वहाँ पे हम पढ़ के आ चुके हैं। बस इसमें सिंपल आपने चीज़ याद करनी होती है कि ये जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जो सैलरी में आपने बेनिफिट ऐड किया होता है वो आप यहाँ पे क्या करवाते हैं, यहाँ पे जाके जब शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं आप इनको लेस करवा रहे होते हैं। तो ये थर्ड कहानी है डैट इज़ रिलेटेड टू कैपिटल गेंस जो हमने वहाँ पे क्या करनी है, कंसिडर करनी होती है। तो डैट वाज ऑल अबाउट एम्प्लॉय शेयर स्कीम, कैसे है, किस तरह से है, और मैंने आपको बड़ा ही खूबसूरत राइटिंग के साथ खूबसूरत वे में मैंने आपको ये प्रॉपर एक फ़्लो चार्ट के ज़रिए समझा दी है। अब आप इसको बुक से पढ़ लें, मेरे ख्याल से इसमें अब कोई ऐसा चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी, इससे आसान नहीं हो सकती। बस ये फ़्लो चार्ट अगर आपने साथ साथ नोट कर लिया है, आप इसको करें, आपके लिए एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है वो हल है। और इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे मुश्किल जो है वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम ही समझी जाती है। बस आपने ये याद रखना है कि कब ट्रीटमेंट होगा, ऑप्शन बिकेगी ट्रीटमेंट लेंगे, ऑप्शन को एक्सरसाइज किया ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। शेयर्स मिलेंगे, ओपन शेयर्स हैं उस दिन ट्रीटमेंट ले लेंगे, अगर रिस्ट्रिक्टेड शेयर हैं तो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी ट्रीटमेंट लेंगे, अगर उससे पहले बिक गए हैं तो फिर ट्रीटमेंट जो है हमारा लिया जा रहा होगा। तो डैट वॉज ऑल अबाउट एम्प्लॉय शेयर स्कीम। इज डैट क्लियर टू एवरीवन? जी जनाब ये क्लियर है। समझ लगी है कि नहीं लगी? आसान था कि मुश्किल था?
बेटा जितना तुम लोग आसान कह रहे हो ना, जाके कभी किसी पूछो अपने सो कॉल्ड सीनियर से या लोगों से जो कहीं और से पढ़ रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि इसमें हो क्या रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। या किसी ने माजी में पढ़ा हो पहले टैक्स, वो बताए हाँ ज़रा, आसान है ये। सैलरी में तो मेजोरिटी आवाम इस पर सफ़र कर रही होती है। एक मिनट, इसमें क्या मुश्किल है कैपिटल गेन में ना? एक कॉमन सेंस की बात है, जब भी हमने पढ़ लिया कि अगर शेयर डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं तो कैपिटल गेन का पार्ट बनने हैं। मेरे ख्याल से एक अगर बच्चा सीए में है और कैफ में है, उसको इतनी अंग्रेजी से पता होगी कि शेयर के डिस्पोज का मतलब क्या होता है। इतना क्लियर बता दिया है कि डिस्पोजल का मतलब है बेचना, और कैपिटल गेन में हमने बड़ा तफसील में डिस्पोजल पढ़ा हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूज है जी डिस्पोजल कहाँ जाएगा, तो सॉरी टू से फिर आप लोग तो बीए से बिलोंग करते हैं। अगर इतना भी लाइक इतना ओपनली बताने के बाद भी आप कहते हैं हमें समझ नहीं आता कि पेपर में क्या है क्या नहीं, इससे ज़्यादा एग्जामिनर क्या बताएगा बताए? एग्जामिनर ये कह सकता है कि जी अपना हमें फ़ोन नंबर दे दें, हम आपको कॉल कर देंगे पेपर के वक्त, कि इसको इसमें लिख दें, इसको इसमें लिख दें। यही कह सकता है वो। जी जनाब, आगे चलें। कल मैंने आप लोगों को कहा था ये वीडियो देखने के लिए, देखी थी आप लोगों ने स्कैन करके? ये वीडियो देखी थी आप लोगों ने स्कैन करके, नहीं देखी थी? बताएं देखी थी कि नहीं देखी थी वीडियो, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से।
मैंने कल आप लोगों को कहा भी था कि आप लोगों के पास बुक्स हैं, आप इन्हें स्कैन करें या वीडियो देख लें ताकि आपका एक पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने देखी नहीं है। क्यों क्यों नहीं देखी आप लोगों ने? चलें जी, लास्ट एरिया है मेरा और ये बड़ा ही आसान सा एरिया है। उम्मीद करता हूँ सबके पास बुक होगी। तो बुक में आपने जब ओपन करना है तो आपने इस क्यूआर कोड के ऊपर आना है, इसको स्कैन करना है, एक वीडियो प्ले होगी। वो एक इक्वेशन बेस्ड मेथड है, उसको ज़रा आप लोगों ने देख लेना है। उसमें ओल्ड रेट्स इस्तेमाल हुए हैं, उन रेट्स से कंफ्यूज नहीं होना। आपने बस उसको समझना है कि इस तरह से हम लेके चल सकते हैं। अगर आप पे प्रैक्टिस करना होगा तो आप उसको न्यू रेट्स के साथ जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, बट आपने उस मेथड को समझना है। हम इसको एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो आप लोगों के पास बुक जो है वो होनी चाहिए और बुक का आपका आई गेस इसका कौन सा पेज है? पेज टैक्स रेट्स का पेज होगा आपका पेज नंबर 4 के ऊपर जो है वो गिवन है टैक्स रेट्स। ये टैक्स रेट्स आप निकाल लेने हैं। अच्छा, जब आप आई कैप में जाएंगे पेपर देने के लिए तो आपको टैक्स रेट्स जो हैं वो गिवन होंगे। इसलिए आपको ये टैक्स रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में गिवन होंगे। आपने बस क्या करना है, आपने बस इन रेट्स को सामने निकाल लेना है और इसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसको। मैं भी रेट्स अपनी बुक में निकाल लूँगा, तो मैं भी स्लैब रेट्स बुक से देख के ही लगाऊँगा। तो आपने भी अपने सामने बुक रख लेनी है, तो आप भी उसको देख के स्लैब रेट्स जो है अप्लाई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सबके पास बुक हो हार्ड बाउंड में। अच्छा जी, अब हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज़ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ये टैक्स किसकी लायबिलिटी है? टैक्स इज बेसिकली इज ए लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। किसकी लायबिलिटी है? एम्प्लॉय की। कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर। हम ये पढ़ के आ चुके हैं जब हम लोन का लेक्चर पढ़ रहे थे कि कोई भी लायबिलिटी अगर एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉयर पे कर देगा तो ये बेनिफिट है, ये एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होना चाहिए। अब ये टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर में ना आपको दो सिनेरियोज जो हैं वो एग्ज़ाम में मिलेंगे। एक होगा कि वो आपको गिवन कर देगा कि फ़िक्स अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कि एम्प्लॉयर कहता है कि तुम्हारा टैक्स तो मैं पे कर दूंगा बट ये फ़िक्स अमाउंट पे करूँगा। और सेकंड सिनेरियो जो है वो हमें गिवन करता है, वो कहता है जी टैक्स पे हो जाएगा बट दैट विल बी टोटली पेड बाय एम्प्लॉयर, जिसका हम नाम देंगे टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। इसका क्या नाम देंगे? टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, कि भाई सारा टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉयर ने कख भी पूरा नहीं करना। तो ये दो सिनेरियोज हैं। पास्ट पेपर में अभी तक आपको एक ही न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें फ़िक्स अमाउंट जो है वो आपके साथ शेयर्ड है। जो 100% टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर है वो पास्ट पेपर में नहीं है, इसलिए आने के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं। अब फिक्स अमाउंट वाला ज़रा हम समझते हैं, हमें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए है, इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 2 लाख रुपया पर मंथ है, ठीक है। इसको हाउस रेंट अलाउंस जो है वो मिल रहा है 20,000 रुपया पर मंथ। इसको कन्वेंस अलाउंस जो है वो मिल रहा है डैट इज़ 10,000 रुपया पर मंथ। और एम्प्लॉयर जो है उसने कह दिया है कि एम्प्लॉयर विल पे अप टू 50,000 ऑफ हिज टैक्स। एम्प्लॉयर ने क्या कह दिया कि जितना भी तुम्हारा टैक्स बनेगा मैं उसका कितना पे करूँगा? 50,000। अब यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफिक है,
यहाँ पे अमाउंट क्या है, स्पेसिफिक है। हमने क्या करनी है, हमने इस बंदे की सैलरी कैलकुलेट करनी है, ऊपर टैक्स कितना बनेगा हमने वो कैलकुलेट करना है। अब देखें जी, जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे इसकी इनकम, तो हमारे पास आ जाएगी बेसिक सैलरी, वो कितनी है, 2 लाख रुपया पर मंथ है। तो 2 लाख इंटू 12 कितना बनेगा, 24 लाख रुपया। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो इसका 20,000 पर मंथ है। 20,000 इंटू 12 ये कितना बनेगा, 2,40,000 बनेगा। फिर हमारे पास आ जाएगा जी कन्वेंस अलाउंस, वो 10,000 इंटू पर मंथ है। 10,000 इंटू 12 कितना बनेगा, 1,20,000 बनेगा। और एम्प्लॉयर कितना टैक्स पे कर रहा है इसका, 50,000 एम्प्लॉयर ने पे किया है। तो जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है वो कितना है, 50,000 है। अब ये लाइबिलिटी एम्प्लॉय की है, किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने। हम क्या करेंगे, सैलरी का पार्ट बना देंगे, इट इज़ अ बेनिफिट। इन सबको जमा करके बताएं टोटल सैलरी कितनी आती है इसकी। टू एट वन ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो जो है वो इसकी बनेगी टोटल सैलरी। अब ये बंदा अपने सैलरी पे खुद टैक्स भी पे करेगा, तो हमने करनी है इसकी अब टैक्सेशन। आप स्लैब रेट में जाएंगे तो ये आपका फोर्थ स्लैब में फॉल कर रहा होगा, जहाँ पे इनकम आपके 2.4 मिलियन से अबव होती है बट 3.6 मिलियन से कम होती है। तो स्लैब अप्लाई करेंगे आप, डैट इज़ 2810,000। फोर्थ स्लैब में लग रही है, तो 24 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स जो है उसने आपको गिवन किया हुआ है, डैट इज़ 1,65,000। और जो एक्सीडिंग अमाउंट है 24 लाख से, वो कितनी है आपकी, 4,10,000। उसके ऊपर उसने कहा है आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 22.5%। तो 4,10,000 का 22.5% लें, कितना जवाब आता है, 92,250। इसको जमा करें तो ये आएगी इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, कितनी बनेगी, 257,250। इसमें से एम्प्लॉयर ने कितना पे करना है हम वो लेस करवा देंगे। पेड बाय एम्प्लॉयर वो है 50,000 का। एम्प्लॉयर ने कहा भाई मैं इतना पे करूँगा तुम्हारा टैक्स। रिमेनिंग कितना बचा, 207,250। ये क्या होगा, इसका टैक्स पेएबल होगा, ये इसे खुद पे करना पड़ेगा। तो ये तो पहला सिनेरियो है जिसमें फ़िक्स अमाउंट गिवन है आपको कि ये टैक्स की फ़िक्स अमाउंट है और ये आपने पे करनी है। ये क्लियर है आप लोगों को। इसमें किसी को कोई मसला है तो बताएं।
अब कहानी थोड़ी तब्दील होगी, डैट इज़ टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर पे। इस पे क्या देखिए, उसमें हमें फ़िक्स अमाउंट का पता था कि एम्प्लॉयर इतनी पे कर रहे हैं, वही सैलरी में ऐड की, वही यहाँ पे लेस की। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एम्प्लॉय कहता है कि भाईजान मैंने टैक्स कोई नहीं पे करना, मेरा तमाम टैक्स कौन पे करेगा, मेरा तमाम का तमाम टैक्स जो है वो आपने पे करना है, मैंने टैक्स पे नहीं करना। तो यहाँ फटा पड़ गया क्या, वो कहता तो मैंने टैक्स पे नहीं करना, तमाम टैक्स कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर ही पे करेगा। तो अब हमने यहाँ पे अमाउंट निकालनी होगी कि एम्प्लॉयर कितना टैक्स पे करेगा कि एम्प्लॉय की लाइबिलिटी जो है वो बिल्कुल ₹0 आ रही हो। एम्प्लॉय कितना टैक्स पे करेगा कि एम्प्लॉयर कितना टैक्स पे करेगा कि एम्प्लॉय की लाइबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो आ रही हो। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना है। और ये चीज़ जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी। दिस इज़ द थिंग जो अभी तक एग्ज़ाम में टेस्टेड नहीं है। ये वो चीज़ है जो एग्ज़ाम में अभी तक टेस्टेड नहीं है, तो ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो है ₹1,00,000, ठीक है। इसके ऊपर रेट है 10%, टैक्स कितना बनेगा 10,000। अगर 10,000 एम्प्लॉयर पे कर दे तो अब एम्प्लॉय की सैलरी 1,00,000 नहीं होगी, कितनी बनेगी 1,10,000 रुपया। अगर इसके ऊपर एम्प्लॉयर रेट लगाएगा तो टैक्स कितना आएगा 11,000 रुपये आएगा। वो कहेगा भाई मैंने कहा था मैंने टैक्स पे करना ही नहीं है, तुमने 10,000 पे किया है, मैंने अपनी इनकम में जब ऐड किया है मेरी लाइबिलिटी 11,000 आ रही है, मुझे तो पे करना पड़ रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई एक ऐसी अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि जब वो अपनी सैलरी में ऐड कर लेगा तो उसकी सैलरी में ऐड करने के बाद जब वो टैक्स कैलकुलेट करे भी तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो ना आ रही हो। तो ये हमने देखना है। इसका मैंने आपको एक अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे क्यूआर कोड में दिया हुआ है, बुक में आप उसको स्कैन करके देख सकते हैं। वो इक्वेशन से आप उसको बना सकते हैं, उसमें ओल्ड रेट्स यूज है इक्वेशन में, आप उसको न्यू रेट्स के मुताबिक कर लीजिएगा, बस आपने समझना है। अब सेकंड जो है, जो अमूमी तौर के ऊपर सिक्का राइजुल आम है उसके मुताबिक देखते हैं, वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड। इसमें आपने मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और उसकी बेसिस पे आपने एक कॉमन वैल्यू निकाल के वो क्या करनी है, आपने अपनी इनकम में ऐड करनी है। अब इसमें हम इसको समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मिस्टर बी है और मिस्टर बी की जी सैलरी है हमारे पास डैट इज़ 2,40,000 पर मंथ, ठीक है। मिस्टर बी को मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो है जी 30,000 पर मंथ। मिस्टर बी को कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है वो है जी 25,000 पर मंथ। मिस्टर बी को ट्रैवल क्या कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रहा है वो है 20,000 पर मंथ। और मिस्टर बी का ऐसी अरेंजमेंट हुई है कि डैट इज टैक्स विल बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, कि सारा टैक्स कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। आई एम रिपीटिंग डैट कि 100% टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर का सिनेरियो आपको पास पेपर में नहीं मिलने वाला। यहाँ पे समझ लें, पास पेपर में कर लीजिएगा जाके इसको। अब हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम इसका अगर सोल्यूशन के ऊपर आएँ तो देखते हैं जी, हम इसका अगर सोल्यूशन क्रिएट करने की बात करें तो हमें यहाँ पे इसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास बेसिक सैलरी, वो है 2,40,000 पर मंथ। 240 इंटू 12 करें, क्या जवाब आएगा हमारे पास, 240 इंटू 12 ये आएगा जी 2.88 मिलियन, 2,88,0,000। फिर हम लेंगे मेडिकल अलाउंस, वो है 30,000 पर मंथ। 30,000 इंटू 12 ये बनेगा 3,60,000। 30,000 इंटू 12 ये बनेगा जी मेरे पास 3,60,000। मुझे पता है इसमें से क्या लेस करवाना है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 360 का सॉरी 2,880 1 2 3 हो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये कितना आएगा मेरे पास 2,8,8 1 2 3 360 माइनस 2,8,8 1 2 3
ये बनेगा आपके पास 72,000 रुपया, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। फिर जी आपके पास आ रहा है, अल्लाह भला करे, कन्वेंस अलाउंस, वो है 25,000 पर मंथ, 25,000 इंटू 12, ये बनेगा आपके पास 3 लाख रुपया। ये भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर है आपके पास हाउस रेंट अलाउंस, ये है 20,000 इंटू पर मंथ, ये है 2,40,000। हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा 2,40,000, ये भी हम बीच में ऐड कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए अमाउंट टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर की, और ये मुझे पता ही नहीं है। अब मुझे इसके लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी, और ये आप जाके वर्किंग में बनाएंगे। आप जाएंगे यहाँ पे, आप वर्किंग क्रिएट करेंगे और वहाँ पे आप बनाएंगे। अब वर्किंग नंबर 1 में आपने ये रिपीटेड स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। स्टेप नंबर 1 मिनिमम 3 स्टेप, मैक्सिमम 5 स्टेप तक जाने हैं। अच्छा, आप इस खाली जो सैलरी है इसको जमा कर लें, कितनी बनती है इसकी टोटल सैलरी अदर देन बोर्न बाय एम्प्लॉयर, कितनी बनती है 2880 प्लस 72 प्लस 300 प्लस 240, ये बनेगी 3492,000। कितनी बनेगी इसकी सैलरी? इसकी सैलरी अदर देन टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर बन रही है 3492,000। अब ये सारा काम आप वर्किंग में कर रहे हैं। क्या करेंगे, आपने टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर के अलावा जो है निकालिए इसकी सैलरी, और अब आप जाके क्या करेंगे, अब आप जाके रेट्स लगाएंगे। क्या करेंगे, रेट्स लगाएंगे। देखें जी, ये टैक्स रेट्स हैं आपके पास, पेपर में गिवन होंगे। अब ये आपकी सैलरी कितनी आई है, आपकी सैलरी आई है यहाँ पे 3492,000। आप इसको देखें किस स्लैब में फॉल कर रहा है। अब 3492,000 24 लाख से अबव है लेकिन 36 लाख से कम है, तो इस स्लैब नंबर 4 में फॉल कर रहा है, इसमें स्लैब नंबर 4 में। अब स्लैब नंबर 4 कहती है कि 24 लाख तक जो टैक्स है फिक्स वो कितना है 1,65,000, लेकिन जो 24 लाख से अबव अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स कितना आएगा 22.5% टैक्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ये स्लैब लगा देंगे। स्लैब 4 में फॉल किया तो 24 लाख के ऊपर जो फिक्स टैक्स था वो है जी मेरा 1,65,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो कितनी है मेरे पास, यहाँ पे आप निकाल लें 3492,123 माइनस 2400,123, ये बनेगी 10,92,000। ये है आपकी एक्सीडिंग अमाउंट। इस एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर जो आपका टैक्स है वो कितना है 22.5%। आप इसके ऊपर रेट लगाएंगे, ये आ जाएगा जी 10,92,000 मल्टीप्लाई बाय 22.5%, ये बनेगा 245,700। 245,700 आप इसको इसमें ऐड कर दें तो इसमें आपका टैक्स टोटल टैक्स आ जाएगा, डैट इज़ 4,10,700। क्लियर है? अब जब आपने ये निकाल लिया ना, आप इस अमाउंट को पकड़ें, और इस अमाउंट को पकड़ने के बाद आप इस टोटल सैलरी में ऐड कर दें और स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करें। अब स्टेप नंबर 2 में जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगी 3,492,000 प्लस 4,10,700, तो ये बनेगी आपकी 3,902,700। स्टेप नंबर 2 आ गया। अब वापस जाएं, इसके ऊपर स्लैब लगाएं, वापस जाएं, रेट लगाएं। अब आपकी इनकम कितनी है 3,902,700, जाके देखें क्या किस में फॉल कर रही है। सेम स्लैब का स्लैब चेंज हो गया सर, स्लैब चेंज हो गया। अब आपकी इनकम 3.6 मिलियन से क्रॉस कर गई है, तो अब आप इसको नया स्लैब लगाएंगे, वो है 4,35,000 और 36 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट का 27.5%। तो हम इसके ऊपर न्यू स्लैब लगाएंगे जाके, वो क्या है जिस स्लैब में फॉल कर रही है हमने वही स्लैब पे क्या करनी है, इसमें अप्लाई करनी है। अब वो क्या है हमारे पास 36 लाख के ऊपर जो है उसने हमें गिवन किया था, कितना था 4,35,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट उसने हमें बताई थी उसके ऊपर था हमारे पास 27.5%। तो ये आपकी एक्सीडिंग अमाउंट आ रही है 3,02,700। इसका 27.5% लें, कितना आता है 3,902,700 माइनस 30 से ये आएगा आपका जी
4383243 राउंड ऑफ करते हैं हम इसको 435000 प्लस 83243 ये बनेगा आपका जी 518243। ये टैक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस अमाउंट को पकड़ना है जो स्टेप 2 पे आई है 518248, इसको उठा के ये ओरिजिनल वाली सैलरी जो फर्स्ट स्टेप में लिखी थी उसमें ऐड कर देना है और फिर आपने साथ ही स्टेप 3 के ऊपर भाग देना है। अब स्टेप 3 पे सैलरी कितनी इस्तेमाल होगी आपकी, डैट वॉज 3492123 प्लस 518248। तो स्टेप 3 में जो आपकी सैलरी है डैट विल बी इक्वल टू 4010248। ये आपकी क्या आएगी, सैलरी आएगी। डन। अब स्टेप नंबर 3 में वापस इसके ऊपर स्लैब लगाएं। 4 मिलियन की इनकम है, जाकर देखें स्लैब कौन सा लग रहा है जी, स्लैब वही लग रहा है, स्लैब चेंज नहीं हुआ, स्लैब नंबर 5 में है। ओके, सेम स्लैब है जो भी स्लैब 2 में लगा है, लगा दें आप जाके इसको। 36 लाख है, 36 लाख के ऊपर आपका फिक्स टैक्स बनता है वो है जी 4,35,000 रुपया, और जो एक्सीडिंग अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने लेना है 27.5%। तो 4010248 में से लेस किया आपने 36 लाख रुपया, तो ये आपके पास आ गया जी 4,10,248। इसका आपने लेना है 27.5%, तो ये आपके पास आ जाएगा 112,818। 112,818 इसका जवाब आ जाएगा। आप इसको जमा कर लें, 112,818 को प्लस किया 435,000 पे, तो जवाब क्या आया आपका 547,818। आइडली 3 स्टेप्स हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 4 स्टेप्स तक जाएं, 5 स्टेप तक जाएंगे। आप स्टेप नंबर 4 दोबारा परफॉर्म करेंगे। ये अमाउंट पकड़ी 547,818, इसको जाके आपने इस ओरिजिनल इनकम में जमा कर लिया। तो 547,818 प्लस 3492,123 कितना बनेगा, ये 403,9,818। आप स्टेप 4 पे जाएं। स्टेप 4 पे आपकी इनकम जो आप कंसीडर होगी डैट इज़ 403,9,818। फिर रेट लगाएं। स्लैब आपका चेंज नहीं हुआ, आपका स्लैब चेंज नहीं हुआ, स्लैब वही है। रेट लगा लें आप इसको 3.6 मिलियन, इसके ऊपर फिक्स आएगा आपके पास 4,35,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट आपके पास आएगी डैट इज़ उसके ऊपर आपने लगाना है 27.5%। तो 403,9,818 में से लेस करवाएं आप 36 लाख, ये होगी 439,818। इसका आप लें 27.5%, तो ये आएगा जी 120,950। आप इसको जमा कर दें 120,950 प्लस 435,123, ये बनेगा आपका 555,950। स्टेप नंबर 4, मैक्सिमम आप स्टेप नंबर 5 तक जाएंगे। स्टेप नंबर 5 से आपने आगे नहीं जाना, स्टेप नंबर 5 से आपने आगे नहीं जाना। क्या आई है 555,950, इसको इस ओरिजिनल इनकम में ऐड कर दें। जो 555,590 हमारे पास आई है, सर कैसे हैं आप, इसको आप इसमें ऐड कर दें प्लस 3492123, तो आपकी इनकम बनेगी कितनी हमारे पास स्टेप नंबर 5 के लिए, डैट इज़ 4047950 आ गई। ये लास्ट स्टेप है, इससे आगे हमने नहीं जाना। सेम स्लैब है, स्लैब चेंज नहीं हुई हमारे पास, तो ये आ गया जी मेरे पास 3.6 मिलियन। सेम स्लैब लगी मेरे पास, ये आ गया जी 435, एक तो ये आ गया। अब एक्सीडिंग अमाउंट हमारे पास है जी इसमें से 3600, ये आ जाएगा हमारे पास 447,950।
इसके ऊपर हम लगाएंगे 27.5%। तो इसका आप ले 27.5%, ये आ जाएगा जी 123,186। इसको जमा कर लें आप, 123,186 में 435,000 आप जमा कर लें, ये बनेगा आपके पास 558,186। ये आखिरी है, इसके बाद आपने आगे नहीं जाना। अब आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा, एक चीज़ स्क्रीन पे देखें और गौर कीजिएगा कि जब आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर ये लाइबिलिटी निकाली थी 4,10,000 में बनी, स्टेप नंबर 2 में 5,18,000, एक बड़ा हैवी डिफरेंस आया। फिर जब स्टेप नंबर 3 में गए तो 5,47 आई। अब इन दोनों में जब आपने कंपेयर किया तो डिफरेंस कम हो गया हुआ था। फिर स्टेप नंबर 4 में गए तो 547 से 555 डिफरेंस मज़ीद कम हो गया इसमें से। जब आप स्टेप नंबर 5 में आए हैं तो स्टेप नंबर 4 में कितनी लाइबिलिटी बनी, 5,55,950। 5 में कितनी बनी, 5,58,186। तो मज़ीद डिफरेंस कम हो गया। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे आप, 5वें स्टेप तक जाएंगे, उससे आगे आपने नहीं जाना। अब 5 स्टेप पे जो आंसर आ गया इसको जाके अपनी इनकम में यहाँ पे ऐड कर दें। कितना आया आपके पास, 558,186, ये आपका बीच में ऐड हो गया। अब आप अपनी टोटल सैलरी जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। आपकी जो टोटल सैलरी है वो आप कैलकुलेट कर लें, कितनी बनती है ज़रा बताएं। That will be 4,050,186। ये बनेगी जी आपकी टोटल सैलरी 4,050,186, ऐसे ही है। अब आप करें इसकी टैक्सेशन। अब ये टैक्स किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने। अब हम इसकी टैक्सेशन पे आते हैं। 21 की इनकम बनी है 4,050,186, स्लैब लगाया, एम्प्लॉयर ने खुद ही जी 36 लाख है, 36 लाख के ऊपर फिक्स बन रहा है वो है 4,35,000। अब एक्सीडिंग अमाउंट है हमारे पास 4,050,186 माइनस इसमें से किया हमने 36 लाख, ये मेरे पास आ गया जी 450,186। इसके ऊपर हम लेंगे 27.5%। तो 450,186 इसका लिया हमने 27.5%, ये आ गया 123,801, 123,801, 123,801। इसको हम जमा कर लेंगे, इसमें ऐड किया 435, 1 2 3, और ये बन गया जी हमारे पास 558,801। ये टैक्स आया इसका। इसमें से एम्प्लॉयर ने जितना पे किया है वो हम लेस करवा देंगे, लेस कराएंगे जी पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने इसका कितना टैक्स पे किया है वो है 558,186। वो कितना है 558,186, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो 558,801 माइनस 558,186 कितना आएगा जवाब, डैट विल बी 615 रुपये। आइडली डैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन अगर ये 600,000 रुपया भी आ गया भाई, एक बंदा जिसकी महीने की तनख्वाह 2,40,000 रुपया है, जो सालाना 40 लाख कमा रहा है, उसके लिए 615 रुपये कभी मायने नहीं रखते। तो डैट इज़ टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। ये है जी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में, हम इससे रिपीटेड स्टेप्स में हम इस तरह से निकाल रहे होते हैं। अब चूंकि हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली थी तो इसलिए ये 615 रुपये का जवाब आया। जब आपको एक प्रॉपर कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल मिलेगा, जब आप 5 स्टेप परफॉर्म करके यहाँ पे आएंगे तो आइडली ये 10 20 या 0 रुपीज़ ही इसका आंसर जो है वो आ रहा होगा। बट दिस इज़ द वे टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर निकालने के लिए। अब खुद सोचें, जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपये पर मंथ है, उसके लिए 600 रुपया पे करना सालाना इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही कंसीडर हो रहा होगा। तो दिस इज़ द स्टेप, दिस इज़ द वे हाउ वी कैलकुलेटिंग द टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो ये आपने 5 स्टेप्स में देखिए, आइडली 3 करने हैं,
लेकिन 3 से ज़्यादा मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम 5 स्टेप्स तक जाएँ। 5वें स्टेप पे जो अमाउंट है उसको उठा के आप यहाँ पे पुट करें और उसके ऊपर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या करें, आप उसको कैलकुलेट कर लें। गॉट इट? तो यहाँ पे जी हमारा ये समाप्त होता है। अब आप ज़रा बुक पे वापस आएँ। बुक पे अगर आप वापस आएंगे तो बुक में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल्स गिवन है, आप इन एग्जांपल्स को आप रीड कर सकते हैं। टेबल 2 के मुताबिक सारा कैलकुलेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये खुद सारी प्रॉपर्ली सॉल्व है इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्ली सॉल्व है, ये 2 प्रॉपर्ली सॉल्व है और 3 ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से नाउ दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एज ऑफ नाउ चैप्टर हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी विद ईच एंड एवरी डिटेल हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने ये चैप्टर आपको स्लाइड से नहीं करवाया, चैप्टर मैंने आपको बुक से करवाया बिकॉज चैप्टर न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हर छोटी छोटी बात पे कैलकुलेशन, हर छोटी छोटी बात पे एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व है। और अगर आप बुक से कर रहे हैं तो आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक लाइन के साथ, एक एक रूल के साथ, एक एक प्रोविजन के साथ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सप्लेनेशन है। तो इतना डिटेल चैप्टर मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम करवाया होगा लाइफ में। मैं थोड़ा शॉर्टकट इसमें मार लेता आता हूँ, बट यहाँ पे इसको मैंने फुल डिटेल में आपके सामने डिस्कस आउट कर दी है। आप इसको बुक से पढ़ें, लेक्चर ध्यान से लें, और जब आप लेक्चर ले रहे हों तो जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर वो आपने अपनी बुक पे भी लिख लेने हैं, ताकि जब आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हों तो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो। बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जो 4 हेड्स के कंबाइंड न्यूमेरिकल आते हैं उसमें 70% ऑफ सैलरी होती है। सैलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपके न्यूमेरिकल में मार्क्स जो हैं वो ईजिली सिक्योर हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी।